नमस्कार दोस्तों, बेस्ट ज्ञान चैनल पर मैं बीरम सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। प्रस्तुत है देश दुनिया और मध्य प्रदेश के मुख्य समाचार। कोरोना से अमेरिका में मरने वालों की संख्या 65,000 से भी ज़्यादा हो गई है। मध्य प्रदेश में मदिरा और भांग दुकानें भारत सरकार द्वारा जारी की गई गाइडलाइन के अनुसार खोले जाने के लिए आबकारी आयुक्त द्वारा प्रदेश के सभी कलेक्टर्स को परिपत्र जारी किया गया है। इंदौर से सीमेंट मिक्सर टैंक में बैठकर घर जा रहे थे 18 लोग। पुलिस ने इनको पकड़ लिया है। तो लोगों का सब्र अब जवाब देने लगा है। इस घटना से यह साबित होता है लॉकडाउन 3 की घोषणा के बाद में ही मजदूर नए नए तरीके अपने घर जाने के लिए निकालना चाह रहे हैं, लेकिन फिर भी पकड़े जा रहे हैं। पुलिस की सतर्कता की हमें दाद देनी चाहिए। क्या मोबाइल का प्रयोग करने से भी संक्रमण हो सकता है? जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल हो सकता है। अगर कोई संक्रमित अपने फ़ोन का प्रयोग करता है और उसे खांसी या छींक आए तो उसके मोबाइल पर वायरस बैठ जाते हैं। उसी मोबाइल का कोई और प्रयोग कर ले तो संक्रमण की संभावना होती है। इसलिए अपना फ़ोन न किसी को दे और न ही दूसरे का फ़ोन छुएं। अगर प्रयोग कर रहे हैं तो सैनिटाइज़र लगाएं, मुंह में मास्क जरूर लगाए रहें। जिसका फ़ोन आपने हाथ में लिया है, चाहे वो संक्रमित हो या नहीं, बाहर से जब भी आए फ़ोन को सैनिटाइज जरूर कर लें। नीति आयोग के जो सदस्य है डॉक्टर वीके पॉल, इन्होंने यह समझाइश दी। तो देश भर में कौन कौन सी एक्टिविटीज़ है जो हो पाएगी, कौन सी नहीं हो पाएगी, आइए सिंपल भाषा में समझते हैं। गृह मंत्रालय द्वारा अनुमित श्रेणियों को छोड़कर हवाई, रेल, मेट्रो सेवाएं और सड़क द्वारा अंतर्राज्यीय यात्रा बंद रहेगी। यानी कि एक राज्य से दूसरे राज्य में आवागमन पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा, चाहे आप ग्रीन जोन में आते हो, ऑरेंज जोन में आते हो या फिर रेड जोन में आते हो। शैक्षणिक तथा प्रशिक्षण कोचिंग संस्थान ये भी बंद रहेंगे। हालांकि ऑनलाइन या फिर दूरस्थ शिक्षा की अनुमति रहेगी। होटल और रेस्टोरेंट सहित आतिथ्य सेवाएं बंद रहेगी। सिनेमाघर, मॉल, जिम, खेल परिसर आदि स्थानों पर बड़ी संख्या में लोगों का इकट्ठा होना देश भर में अभी भी प्रतिबंधित रहेगा। धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक और अन्य प्रकार की जितनी भी सभाएं हैं उन पर भी प्रतिबंध है। शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक गैर आवश्यक गतिविधियों के लिए आवाजाही पूरी तरह से बंद होगी, चाहे आप किसी भी जोन में आते हो। अब बात करें, यदि रेड जोन में आप आते हो तो क्या बंद रहेगा और क्या चालू रहेगा। तो रेड जोन के अंदर जो कंटेनमेंट जोन होता है उसकी बात करें तो यहाँ पर आपातकालीन चिकित्सा सेवाएं और आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति के लिए लोगों की आवाजाही के अलावा बाकी सभी एक्टिविटीज़ बंद रहेगी। ओपीडी और स्वास्थ्य सेवाएं भी बंद रहेगी। कंटेनमेंट जोन के बाहर की बात करें तो रिक्शा, टैक्सी और कैब का परिचालन, नाई की दुकानें, स्पा और सैलून ये भी बंद रहेंगे। सभी गतिविधियां जो कि देश भर में निषिद्ध हैं वो तो बंद रहनी ही है। अब बात करें रेड जोन में, कंटेनमेंट जोन के बाहर जो एक्टिविटीज़ की जा सकेगी उनकी, इन पर भी हालांकि कुछ बंदिशें लागू होंगी, लेकिन फिर भी शहरी इलाकों में अनुमित गतिविधियों के लिए लोगों या वाहनों की आवाजाही चलेगी। कंटेनमेंट एरिया के बाहर की हम बात कर रहे हैं। कंटेनमेंट एरिया आमतौर पर कोई गांव हो सकता है, कोई मोहल्ला हो सकता है, कोई बिल्डिंग हो सकती है, या फिर कोई पूरा का पूरा छोटा शहर है तो उसे भी कंटेनमेंट एरिया घोषित किया जा सकता है। यह स्थानीय प्रशासन निर्णय लेता है। स्थानीय प्रशासन में खास तौर पर कलेक्टर को अधिकार दिए गए हैं कि वह स्थानीय परिस्थितियों को देखते हुए निर्णय ले सकता है कि किसको कंटेनमेंट जोन घोषित किया जाएगा। बात करें रेड जोन में, कंटेनमेंट जोन के बाहर औद्योगिक इकाइयाँ जैसे कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स चालू हो जाएंगे। दवाएं, फार्मास्यूटिकल्स, मेडिकल डिवाइस, उनसे जुड़े कच्चे माल और मध्यवर्ती सामान सहित आवश्यक वस्तुओं की जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है वह चालू हो जाएगी। आईटी हार्डवेयर का विनिर्माण, जूट उद्योग
शहरी क्षेत्रों में निर्माण गतिविधियां जिसमें जहां पर मजदूर निर्माण स्थल पर रहकर काम करते हैं। शहरी क्षेत्रों में आने वाली सभी एकल दुकानों, पड़ोस या कॉलोनी की दुकानों और आवासीय परिसरों में स्थित दुकानें जो कि आवश्यक हो या फिर अनावश्यक हो। सिर्फ आवश्यक वस्तुओं के मामले में ई कॉमर्स गतिविधियाँ ये चालू रहेगी। निजी कार्यालय का आवश्यकता अनुसार 33% क्षमता के साथ परिचालन चालू रहेगा। बच्चों, वरिष्ठ नागरिकों, निराश्रितों आदि के लिए घर का संचालन चालू रहेगा। सरकारी दफ्तर और आपातकालीन स्वास्थ्य, सुरक्षा और अग्निशमन सेवाएं भी चालू हो जाएगी। लेकिन जो निजी कार्यालय है वहाँ पर आवश्यकता के अनुसार 33% क्षमता के साथ परिचालन होगा, यानी कि यदि 9 कर्मचारी हैं तो एक दिन में 3 कर्मचारी आ सकते हैं। ये तो हुई शहरी इलाकों में रेड जोन में कंटेनमेंट के बाहर जो एक्टिविटीज़ हो सकेगी उनकी बात। अब बात करें ग्रामीण इलाकों में कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हो सकेगी कंटेनमेंट एरिया के बाहर रेड जोन में, तो सभी औद्योगिक और निर्माण गतिविधियाँ यहाँ पर चालू हो जाएगी। शॉपिंग मॉल्स के अलावा सभी दुकानें चालू हो जाएगी। सभी कृषि, पशुपालन और बागवानी की गतिविधियाँ भी चालू रहेगी। सभी स्वास्थ्य सेवाएं, वित्त क्षेत्र, इसमें बैंक, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां ये भी चालू हो जाएगी। सार्वजनिक उपयोगिताएं, कुरियर और डाक सेवाएं चालू हो जाएगी। प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, आईटी और आईटी सक्षम सेवा, कोल्ड स्टोरेज और वेयरहाउस, नाई आदि को छोड़कर स्वनियोजित व्यक्तियों द्वारा प्रदान सेवाएं चालू हो जाएगी। मतलब नाई की दुकानें यहाँ पर रेड जोन में अभी नहीं खुल सकेगी। अब बात करें ऑरेंज जोन की, तो ऑरेंज जोन में 2 जिलों के बीच और 1 जिले के भीतर बसों की आवाजाही बंद रहेगी। कौन कौन सी गतिविधियां हो सकेगी इसकी बात करें तो रेड जोन में कंटेनमेंट जोन के बाहर जितनी भी गतिविधियां बताई गई हैं वो तो हो ही सकेगी। इसके अलावा सभी टैक्सी और कैब एग्रीगेटर्स ये अपनी गतिविधियां चालू कर सकेंगे, लेकिन केवल एक ड्राइवर और 2 यात्रियों के साथ। केवल स्वीकृत गतिविधियों के लिए एक जिले से दूसरे जिले में लोगों और वाहनों की आवाजाही हो सकेगी ऑरेंज जोन में। चौपहिया वाहनों में ड्राइवर के अलावा अधिकतम 2 यात्री, दोपहिया वाहनों पर दूसरी सवारी की अनुमति होगी। बात करें ग्रीन जोन की, तो समूचे देश में प्रतिबंधित गतिविधियों को छोड़कर अन्य सभी गतिविधियों को अनुमति रहेगी ग्रीन जोन में। बसों और बस डिपो का परिचालन 50% क्षमता के साथ ग्रीन जोन में किया जा सकेगा। 50% क्षमता यानी कि आधी सीटें खाली रहेगी, आधी भरी रहेगी, इस प्रकार से। तो ध्यान दें, कोविड-19 के प्रसार और मूल्यांकन के आधार पर राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश दिए गए दिशा निर्देशों पर रोक भी लगा सकते हैं। तो ये जो दिशा निर्देश अभी हमने बात की है ये थे भारत सरकार के। अब इनमें जो राज्य है वह अपनी ज़रूरत के अनुसार फेरबदल कर सकते हैं। बात करें हमारे मध्य प्रदेश की, तो अभी इस पर कोई निर्णय नहीं लिया गया है कि कौन सी एक्टिविटीज़ किस किस जोन में चालू रहेगी, किस जोन में बंद रहेगी। रेड जोन, ग्रीन जोन और ऑरेंज जोन यह भी 2 दिन के बाद में घोषित किया जाएगा। शिवराज सिंह चौहान ने हाल ही में अधिकारियों के साथ जो बैठक ली उसमें यह बात बताई गई है। हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने लाइसेंस कैंसिल कर दिया है सीकेपी कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड मुंबई का। रिजर्व बैंक ने क्यों लाइसेंस कैंसिल किया है इसके कारण भी बताए हैं। यहाँ पर बहुत सारे कारण बैंक ने बताए हैं, जिनमें से एक ये भी है कि जो मिनिमम रेगुलेटरी कैपिटल की ज़रूरत थी 9% की, उसे यह बैंक पूरा नहीं कर पा रहा था। इसके अलावा बहुत सारी धाराओं का इसने उल्लंघन किया था। यह न तो प्रेजेंट में डिपॉजिटर के हितों का ध्यान रखने में सक्षम था और न ही फ्यूचर में, इसलिए भी इसका लाइसेंस कैंसिल किया गया है। इसके अलावा बहुत सारे प्रोविज़न का रिजर्व बैंक के जो है यह पालन नहीं कर रहा था। बैंक ने मर्जर के लिए भी कोई प्रयास नहीं किया कि दूसरे बैंक में किसी प्रकार से मर्ज कर दिया जाए, और भी कोई प्रयास इसने नहीं किया कि लोगों का जो पब्लिक इंटरेस्ट है उसको बनाए रखा जाए, और जो जमा करता है उनके हितों का ध्यान नहीं रखा। इसलिए इसका जो लाइसेंस है वह इमीडिएट इफेक्ट से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कैंसिल कर दिया है।
भारतीय बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 की धारा 5B के तहत। साथ ही में सेक्शन 56 का भी हवाला यहाँ पर दिया गया है। इसके अलावा एक और बड़ा निर्णय सरकार ने हाल ही में लिया है। 4 मई से शुरू हो रहे राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के तीसरे चरण में ग्रीन और ऑरेंज जोन को कुछ राहतें दी जाएगी, जिन पर अभी तक प्रतिबंध था। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने शनिवार को स्पष्ट किया कि लॉकडाउन के तीसरे चरण में ग्रीन और ऑरेंज जोन में सैलून को खोलने की अनुमति होगी। इसके अलावा ई कॉमर्स कंपनियां भी इन क्षेत्रों में गैर जरूरी वस्तुओं की भी बिक्री कर सकेगी। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक शुक्रवार तक देश में रेड जोन की संख्या 130 थी। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा रेड जोन है, जहां इनकी संख्या 19 है। महाराष्ट्र में 14 रेड जोन है। आंकड़ों के मुताबिक शुक्रवार तक देश में ऑरेंज जोन की संख्या 284 और ग्रीन जोन की संख्या 319 है। वही राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली के सभी 11 जिले रेड जोन में है। बात करें मध्य प्रदेश की, तो कल ही मैं आपको बता चुका हूं कि 9 जिले रेड जोन में हैं मध्य प्रदेश के, 19 जिले ऑरेंज जोन में है और बाकी के जिले ग्रीन जोन में है। बता दें कि गृह मंत्रालय ने शुक्रवार को लॉकडाउन 2 हफ्ते के लिए बढ़ाते हुए इसे 17 मई तक कर दिया था। गृह मंत्रालय के एक प्रवक्ता ने कहा कि ग्रीन और ऑरेंज जोन में ई कॉमर्स कंपनियों द्वारा गैर जरूरी सामानों की बिक्री पर प्रतिबंध नहीं होगा। उन्होंने कहा कि इन इलाकों में नाई की दुकानें और सैलून भी खोलने की अनुमति होगी। ये छूट 4 मई से प्रभावी होगी। वही रेड जोन में ई कॉमर्स कंपनियों को केवल आवश्यक वस्तुओं की बिक्री करने की अनुमति होगी। रेड जोन में नाई की दुकान और सैलून आदि नहीं खुलेंगे, लेकिन ग्रीन जोन में या फिर ऑरेंज जोन में खुल सकेंगे। तो लॉकडाउन जो है 4 मई के बाद 2 सप्ताह के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है 17 मई तक। जो जिले हैं उनको 3 जोन में बांटा गया है, रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन। ग्रीन जोन जो डिस्ट्रिक्ट है उनके लिए मापदंड ये है कि पिछले 21 दिनों में यदि कोई कोरोना का कंफर्म केस नहीं मिला हो तो उस जिले को ग्रीन जोन माना गया है। बात करें रेड जोन की, तो रेड जोन डिस्ट्रिक्ट क्लासिफाइड टेकिंग इनटू अकाउंट नंबर ऑफ एक्टिव केसेस डबलिंग रेट्स। रेड जोन घोषित करने के लिए बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रखा गया है, जैसे कि एक्टिव केसेस कितने हैं, डबलिंग रेट वहाँ पर क्या है, यानी कि कितने दिनों में मामले दोगुने हो रहे हैं, टेस्टिंग की वहाँ पर क्या स्थिति है और सर्वेलेंस का जो फीडबैक है वह क्या है। इन सभी को ध्यान में रखते हुए रेड जोन घोषित किया गया है। और जो रेड जोन या ग्रीन जोन में नहीं आते थे उनको घोषित किया गया है ऑरेंज जोन। हेल्थ मिनिस्ट्री ने यह जो जिलों का क्लासिफिकेशन है वह सभी स्टेट्स को यानी कि राज्यों को भेज दिया है। वीकली बेसिस पर अब इनकी जो है रिपोर्ट भी हेल्थ मिनिस्ट्री के द्वारा शेयर की जाएगी एक दूसरे से। यहाँ पर यह महत्वपूर्ण बात है कि राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश ये जो मापदंड केंद्र सरकार ने बनाए हैं उनमें छूट नहीं दे सकते। मापदंड को और भी कड़ा तो कर सकते हैं, लेकिन उसमें और ज़्यादा छूट नहीं दे सकते हैं। यह प्रावधान इसमें किया गया है। इसके अलावा पूरे देश भर में रात 7 बजे से सुबह 7 बजे तक आना जाना तो पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा ही। जितने भी माल का आवागमन है वह चालू रहेगा पूरे देश भर में। इसके अलावा जो एसेंशियल गुड है, एसेंशियल माल है, ज़रूरी सप्लाई जो चीज़ों की है उसका जो मूवमेंट है उसके लिए कोई अतिरिक्त पास लेने की ज़रूरत नहीं होगी। कोई सेपरेट पास लेने की ज़रूरत इन कामों के लिए नहीं होगी। इसके अलावा एक और ज़रूरी बात यह है कि 10 साल से कम उम्र के बच्चे और 65 साल से ज़्यादा उम्र के बुजुर्ग इनका बाहर निकलना सभी जोन में, इसके अलावा गर्भवती महिलाओं का भी बाहर निकलना सभी जोन में प्रतिबंधित किया गया है। इसके अलावा जिनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम है या फिर जो बीमार है उनके भी बाहर निकलने पर प्रतिबंध लगाया गया है।
केवल उपचार वगैरह करवाना हो तभी आप बाहर निकल सकते हैं। ओपीडी और मेडिकल क्लिनिक्स जो है वह सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करते हुए चालू हो जाएगी, लेकिन सेफ्टी प्रिकॉशंस का ध्यान रखना होगा। कंटेनमेंट एरिया में ज़रूर ओपीडी और मेडिकल क्लिनिक जो है वह बंद रहेगी। तो देश भर में जो प्रतिबंधित गतिविधियां अभी भी हैं, हवाई, रेल, मेट्रो और सड़क द्वारा अंतर्राज्यीय आवाजाही तो पूरी तरह से बंद है। विद्यालय, महाविद्यालय और अन्य शैक्षणिक संस्थाएं, कोचिंग संस्थान, होटल और रेस्टोरेंट सहित आतिथ्य सेवाएं पूरी तरह से बंद ही हैं। इसके अलावा सिनेमा घर, मॉल, जिम, खेल परिसर, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और अन्य प्रकार की सभाएं, धार्मिक स्थलों पर लोगों के लिए पूजन का आयोजन, ये सभी बंद है। बाकी की जानकारी मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ। समूचे देश में ग्रीन जोन में प्रतिबंधित गतिविधियों के अलावा सभी गतिविधियों की अनुमति ग्रीन जोन में होगी। बसों का परिचालन 50% तक बैठने की क्षमता के साथ किया जा सकता है। बस डिपो जो है अपनी 50% क्षमता की बसों का परिचालन कर सकते हैं। रेड जोन में जो स्वीकृत गतिविधियां होगी, कुछ गतिविधियां यहाँ पर गिनाई गई हैं, यह देख लीजिए। रक्षा और सुरक्षा सेवाएं, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, पुलिस, पेंशन, होमगार्ड, नागरिक सुरक्षा, अग्निशमन और आपात सेवाएं, आपात प्रबंधन और संबंधित सेवाएं, एनआईसी, सीमा शुल्क, भारतीय खाद्य निगम, राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी, नेहरू युवा केंद्र और नगरीय निकाय सेवाएं, ये बिना किसी बंदिशों के काम करते रहेंगे। रेड जोन में प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, आईटी और आईटी सक्षम सेवाएं, डेटा और कॉल सेंटर, कोल्ड स्टोरेज और वेयरहाउसिंग सेवाएं, निजी सुरक्षा और सुविधा प्रबंधन सेवाएं, स्वनियोजित व्यक्तियों द्वारा प्रदान की गई सेवाएं, ये भी चालू रहेगी। इसके अलावा सार्वजनिक उपयोगिताओं जैसे बिजली, पानी, स्वच्छता, अपशिष्ट प्रबंधन, दूरसंचार और इंटरनेट खुले रहेंगे तथा कुरियर और डाक सेवाओं को परिचालन की अनुमति दी जाएगी रेड जोन में भी। साइकिल रिक्शा और ऑटो रिक्शा चलाना प्रतिबंधित रहेगा रेड जोन में। नाई की दुकानें, स्पा और सैलून आदि बंद रहेंगे। बसों का जिले के भीतर भी संचालन बंद रहेगा और अंतर जिला परिचालन भी बसों का बंद रहेगा। टैक्सी और कैब एग्रीगेटर्स का परिचालन रेड जोन में बंद रहेगा। इसके अलावा सार्वजनिक स्थलों पर आप जब निकलें तो चेहरों को ढकना एकदम अनिवार्य किया गया है। साथ ही में 6 फीट की सामाजिक दूरी भी निश्चित तौर पर बनाकर रखना है, यह अनिवार्य है। इसके अलावा विवाह संबंधी समारोह में सामाजिक दूरी सुनिश्चित की जानी चाहिए। मेहमानों की संख्या 50 से अधिक किसी भी हालत में नहीं होगी। अंतिम संस्कार में सामाजिक दूरी का ख्याल रखा जाए और 20 से अधिक लोग इसमें शामिल ना हो, अन्यथा सरकार के द्वारा कार्रवाई की जा सकती है। कोई भी संगठन को 5 से अधिक लोगों के जमावड़े की अनुमति नहीं होगी। सार्वजनिक स्थानों पर थूकना दंडनीय अपराध है। मध्य प्रदेश सरकार ने तो 1000 तक का जुर्माना भी इस पर घोषित किया है। वित्तीय क्षेत्र का एक बड़ा हिस्सा खुला रहेगा जिसमें बैंक, एनबीएफसी, बीमा और पूंजी बाजार की गतिविधियां और सहकारी ऋण समितियां, ये सभी रेड जोन में भी खुली रहेगी। किन किन चीज़ों पर पूरे देश में प्रतिबंध रहेगा ये पहले ही हम आपको बता चुके हैं। यहाँ पर पूरी लिस्टें हैं, स्क्रीनशॉट चाहे तो आप ले सकते हैं। ये सभी चीज़ें रेड जोन में बंद रहेगी। ग्रीन जोन में मिलने वाली छूटें भी आपको बता ही चुके हैं। ऑरेंज जोन में ये सभी गतिविधियां चालू रहेगी। हाँ, यात्री ट्रेन सेवाओं के निरस्तीकरण का भी विस्तार कर दिया गया है, तो किसी तरह के जासे में या अफवाहों में आप ना फंसें। स्पष्ट किया जाता है कि सभी यात्री ट्रेन सेवाओं का निरस्तीकरण 17 मई 2020 तक बढ़ाया जाता है। अतएव कोई भी व्यक्ति रेलवे स्टेशन न आए। केवल राज्य सरकारों के अनुरोध पर विभिन्न स्थानों पर फंसे श्रमिकों, तीर्थयात्रियों, पर्यटकों, छात्रों,
और अन्य व्यक्तियों को ले जाने के लिए जब भी योजना बनेगी श्रमिक विशेष गाड़ियाँ ही चलाई जाएगी। लेकिन यदि कोई व्यक्ति यात्रा करना चाहता है तो संबंधित राज्य सरकार से संपर्क करें, अनुमति लें, उसके बाद ही यात्रा आप कर सकते हैं। तो लॉकडाउन 3 के बारे में आशा है आपको सारी की सारी जानकारी हिंदी में समझ में आ गई होगी। यदि आपको हिंदी समझ में नहीं आती और इंग्लिश के आप फैन हैं तो यहाँ पर आप इंग्लिश में भी इन जानकारियों को देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेकर के या फिर वीडियो को रोक करके। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने एक बड़ा फैसला लिया है, एक जानकारी अच्छी दी है। द सेकंड इंस्टॉलमेंट ऑफ ₹500 अंडर PM गरीब कल्याण पैकेज इज बीइंग डिपॉजिटेड इनटू द अकाउंट्स ऑफ वीमेन PMJDY अकाउंट होल्डर्स। जो दूसरी किस्त है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज की, वह आपके खातों में ट्रांसफ़र कर दी गई है। तो अच्छी खबर है, खुशखबरी है उन महिलाओं के लिए, खास तौर पर जिनका प्रधानमंत्री जनधन योजना में खाता है। द बेनिफिशियरी नीड नॉट रश फॉर विथड्रॉल, लेकिन यहाँ पर यह भी रिक्वेस्ट की गई है कि एकदम से आप भीड़ न लगाएं। आपकी जो पैसा है वह सुरक्षित है और सुरक्षित रहेगा, आप निकालें चाहे न निकालें। 1 साल बाद भी आप निकालेंगे तो वह कहीं भी लैप्स नहीं होने वाला है। इसलिए आप इस बात के लिए जल्दी न लगाएं कि कहीं पैसा लैप्स हो जाएगा। जब भी बैंक में जाएं या फिर कियोस्क पर जाएं तो वहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग का ज़रूर आप पालन करें। ATM हो, बैंक मित्रा हो, जहाँ पर भी आप जाए पैसे निकालें, सोशल डिस्टेंसिंग का ज़रूर पालन करें। यहाँ पर देखिए, जो महिलाओं का प्रधानमंत्री जनधन अकाउंट है उसके बारे में जानकारी दी गई है। यदि आपका खाते के अंत में 0 या 1 आता हो तो आपको जाना है 4 मई 2020 को पैसे निकालने। यदि 2 या 3 आता हो आपके खाते के अंत में तो आप जाए 5 मई को। यदि आपके खाते में 4 या 5 है तो आप 6 मई को जाएं। आपके खाते के अंत में 6 या 7 आता है तो आप जाए बैंक में 8 मई को। यदि आपके खाते के अंत में 8 या 9 आता है तो आप बैंक में जाएं 11 मई को। तो इन तारीखों का आप ध्यान रखें तो आप पैसे आसानी से बैंकों में जा कर के निकाल पाएंगे। और 11 मई के बाद तो आप फिर कभी भी निकाल सकते हैं, उसमें कोई समस्या नहीं रहेगी। इसके अलावा ATM से तो आप कभी भी निकाल ही सकते हैं, उसमें तारीखों का ध्यान रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। श्रमिकों के लिए स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं। इसमें जितने भी माइग्रेंट वर्कर्स हैं यानी कि प्रवासी श्रमिक हैं, टूरिस्ट है, स्टूडेंट हैं, जो भी लॉकडाउन के कारण कई बार फंसे हुए हैं, उनको लाया जाएगा। यहाँ पर रेलवे इस बात को भी इंश्योर करेगा कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो और हाइजीन का ध्यान रखा जाए। मास्क लगाना अनिवार्य किया गया है और प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग भी आपको बनाए रखना है। पॉइंट टू पॉइंट आपको बातें माननी है, जो भी राज्य सरकारें निर्देश देती हैं उनका पालन करना है। और जिनमें कोरोना के लक्षण नहीं दिखेंगे उन्हीं को घर भेजा जाएगा, अन्यथा नहीं भेजा जाएगा। तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखा जा रहा है इसमें कि जिनमें कोरोना के कोई लक्षण नहीं हैं उन्हीं को घर भेजा जाएगा। इसके अलावा खाने की व्यवस्था, पीने के पानी की व्यवस्था, यह सब कुछ रेलवे के द्वारा ही प्रदान की जाएगी, आपको ले जाने की ज़रूरत नहीं है। क्या होगा क्या नहीं होगा यह तो मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ। क्या शराब और पान की दुकानों को खोलने की अनुमति मिल गई है? तो सिर्फ ग्रीन जोन में ही अनुमति मिली है, रेड जोन या ऑरेंज जोन में यह अनुमति नहीं है। लेकिन यहाँ पर भी एक बार में 5 से ज़्यादा लोग खड़े नहीं हो सकेंगे। मेरा क्षेत्र रेड जोन में है, तो क्या बैंक और ई-कॉमर्स से सेवाएं मिलती रहेगी? तो बिल्कुल चालू रहेगी। ई-कॉमर्स से ज़रूरी चीज़ों की डिलीवरी रेड जोन में भी होगी। ग्रीन जोन में तो ज़्यादातर चीज़ों की छूट है ही,
पहले ही मैं आपको बता चुका हूँ। अब कुछ ये जो खबरें हैं ये ख़ास तौर पर उन बच्चों के लिए हैं जो कि कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। भारत का अनुसंधान और विकास तथा वैज्ञानिक प्रकाशनों पर व्यय बढ़ा है। भारत वैज्ञानिक प्रकाशन वाले देशों की सूची में तीसरे स्थान पर आ गया है। अनुसंधान और विकास में भारत का सकल व्यय 2008 से 18 के बीच बढ़कर 3 गुना हो गया है, जो कि मुख्य रूप से सरकार द्वारा संचालित है और वैज्ञानिक प्रकाशनों ने देश को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शीर्ष स्थानों में ला दिया है। यह विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के तहत आने वाले राष्ट्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी प्रबंधन सूचना द्वारा राष्ट्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी सर्वेक्षण 2018 पर आधारित अनुसंधान और विकास सांख्यिकी तथा संकेतक 2019-20 के इनाम पोर्टल से किसानों के लिए कृषि उत्पादों के विपणन को आसान बनाने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय कृषि बाजार यानी कि नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट की शुरुआत की गई है। इनाम प्लेटफॉर्म से 7 राज्यों की 200 नई मंडियों को और जोड़ा गया है। अब देश भर में इनाम से जुड़ी मंडियों की संख्या हो गई है 785। शीघ्र ही इनकी संख्या 1000 हो जाएगी। 1.66 करोड़ से ज़्यादा किसान और 1.28 लाख से अधिक व्यापारी इनाम पोर्टल पर पंजीकृत हैं। इनाम पोर्टल से अभी तक 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक का लेन देन हो चुका है। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री हैं नरेंद्र सिंह तोमर। इनके द्वारा यह विज्ञापन जारी किया गया है। सेहत पर लग रही अटकलों के बीच सार्वजनिक रूप से दिखाई दिए उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन। भारतीय मीडिया ने सनसनी फैलाई हुई है। किम जोंग उन ब्रेन डेड हो गया, किम जोंग उन मर गया, दिखाई नहीं दे रहा। तो मैंने भी सोचा आपको एक खबर बता देता हूँ। किम जोंग उन शुक्रवार को एक फर्टिलाइज़र प्लांट के उद्घाटन के मौके पर आयोजित समारोह में हाल ही में शामिल हुए, लेकिन अब जानकारी यह सामने आई है कि यह जो फर्टिलाइज़र की फैक्ट्री है इसका मकसद किसानों के लिए खाद बनाना ही नहीं है, बल्कि तबाही का सामान जुटाना है। इस फर्टिलाइज़र फैक्ट्री का न्यूक्लियर कनेक्शन बताया जा रहा है। कोरियाई सेंट्रल न्यूज़ एजेंसी जो है KCNA, इसने शनिवार को इस बात की सूचना देते हुए कहा कि किम ने यहां रिबन काटने की रस्म में भाग लिया। सेंचोन फास्फेटिक फर्टिलाइज़र फैक्ट्री का यह समारोह वर्ल्ड लेबर डे मई दिवस के मौके पर शानदार तरीके से आयोजित किया गया था। समाचार एजेंसी सिन्हुआ ने KCNA के हवाले से कहा कि सुप्रीम लीडर किम उर्वरक उद्योग के विकास में लगे हुए हैं। उनके पब्लिक में सामने आने के बाद वहां मौजूद लोग बेहद खुश नजर आए। इस मौके पर तानाशाह के साथ उसकी बहन किम यो जोंग सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। किम जोंग उन की जो बहन है, इनको सबसे नज़दीक माना जाता है तानाशाह के। दावा किया जा रहा है कि यह जो फर्टिलाइज़र प्लांट है देश के परमाणु महत्वाकांक्षा से जुड़ा हुआ हो सकता है। पूर्वी एशिया में परमाणु कार्यक्रमों की जानकारी रखने वाले रिसर्चर मार्गरेट क्रो के हवाले से एक मीडिया रिपोर्ट में कहा गया है कि उत्तर कोरिया का यह फर्टिलाइज़र प्लांट किम जोंग उन को न्यूक्लियर प्रोग्राम में मदद कर सकता है। यह प्लांट फास्फोरिक एसिड से यूरेनियम निकाल सकता है। ये है किम जोंग उन, जिन्होंने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की भी नाक में दम कर रखा है। छोटा सा देश है, लेकिन अमेरिका को यह धमकी लगातार देता रहता है और इसी कारण से सुर्खियों में भी आता रहता है। तो ये थी दोस्तों तमाम बड़ी खबरें देश, दुनिया और मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश की जो कोरोना वायरस की स्थिति सभी जिलों की है, उसके लिए हर रोज़ शाम 8 बजे मैं सेपरेट वीडियो अपलोड करता हूँ, वह भी आप देख सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दें और अन्य दोस्तों को भी शेयर कर दें, ताकि विश्वसनीय सूचनाएं सभी तक सही समय पर पहुंच सके और लोग सावधान, सतर्क और ज्ञानवान बने। अन्य दोस्तों को शेयर करने के अलावा इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, एकदम मुफ्त है। लाल कलर का जो बटन होता है उसे प्रेस करके सब्सक्राइब कर चुके हो तो जो घंटी का बटन होता है
उसे ज़रूर प्रेस कर देना ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। फिलहाल इस वीडियो में इतना है। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, लेकिन अस्त व्यस्त बिल्कुल न रहें। इसी उम्मीद के साथ कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त रहेंगे और सरकारी नियमों का पालन करेंगे, क्योंकि यह बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन दोस्तों, जाते जाते एक और बड़ी खबर जो कि छूट गई है, मेरे दिमाग में अभी अभी आई है कि कल जितने भी कोविड-19 से जुड़े योद्धा हैं, इनका सम्मान किया जाएगा भारतीय वायुसेना के द्वारा। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली में जितने भी अस्पताल हैं उन पर पुष्प वर्षा की जाएगी भारतीय वायुसेना के द्वारा। CDS बिपिन रावत ने यह जानकारी दी है। इसी के साथ इस वीडियो को करते हैं यहीं पर समाप्त। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।